हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम एक माइकोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब फ्रेंड, इस ट्यूबरक्लोसिस वर्ड से आपको काफी हद तक अंदेशा हो गया होगा कि ये जो माइकोबैक्टीरिया है ये बेसिकली एक पैथोजन है जो कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी हमारी बॉडी पार्ट्स में। अब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर आपने कहीं सुना या फिर देखा होगा तो इसमें क्या होता है कि आदमी को लगातार खांसी आएगी, परसिस्टेंस कफिंग होती है और स्पटम के साथ ब्लड निकलेगा। या फिर अगर उसको रीनल में ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको रीनल के साथ यूरिन के साथ ब्लड निकलेगा। या फिर उसके अगर पैनक्रियाटिक वहां पैनक्रियाटिक जगह पे ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको भूख में उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा या फिर फूड पॉइजनिंग होती है। ये सब एक कॉमन सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के वजह से। और सेकेंड चीज जो आपने ट्यूबरक्लोसिस में नोटिस करी होगी, अगर किसी को देखा होगा तो उसमें वेट लॉस बड़ा अनयूजुअल होता है, मतलब अनएक्सप्लेनेबल होता है, किसी को पता नहीं होता कैसे वेट लॉस होता है। बट इसमें ट्यूबरक्लोसिस जिसको होता है उसको वो आदमी केवल केवल एक हड्डियों के ढांचे की जैसा ही स्केलेटल की तरह ही रह जाता है। जैसा आप किसी स्केलेटल के ऊपर कोई कपड़ा डाल के ढक दो तो सेम वो कंडीशन हो जाती है एक आदमी को जिसको ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो ये एक बेसिक हमने बताया कि क्या था ट्यूबरक्लोसिस। अब हम इस माइकोबैक्टीरिया के बारे में फर्दर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, इस माइकोबैक्टीरिया की डिस्कवरी करी है रॉबर्ट कोच ने इन 1882। रॉबर्ट कोच जब अपनी डिस्कवरी करे तो उन्होंने बताया कि उसमें कि ये माइकोबैक्टीरिया जिसको उन्होंने नाम दिया वो एक बैक्टीरिया की स्पीशीज है, बट उसके ऊपर एक स्लाइटली आउटर कवरिंग और होती है जो उसको किल होने से बचाती है। किल किससे होंगे? अब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, सर्टेन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करता है जो अदर जितने भी बीमारियां होती है उनसे लड़ने की, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स मैक्रोफेजेस के नाम से जानते हैं कॉमनली। मैक्रोफेजेस, अपने साइटोकाइंस, ये सारे जो उसके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं वो एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में। तो ये इस तरीके की इनकी कवरिंग होती है कि ये उससे किल नहीं होते हैं। ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से किल नहीं होते हैं, उल्टा उसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को ही एज एन डिसीज की तरह उसको उसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उसी मैक्रोफेजेस को एज एन इन्फ्लेमेशन कॉज कर इन्फ्लेमेशन की को यूज करके एक इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं हमारी साइड्स पे। अब बात ये आती है कि जब उन्होंने बताया कि चलो बैक्टीरिया की तरह ही है स्पीसीज, तो इसको हम बैक्टीरिया ही क्यों इसको बैक्टीरिया ही क्यों नहीं कह देते, इसको माइकोबैक्टीरिया ही क्यों कह रहे हैं? तो माइकोबैक्टीरिया कहने के पीछे उन्होंने अपना रीजन दिया कि इन जो सेल है इसमें एक जो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होता है, एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज माइकोसाइट्स। ये माइकोसाइट्स ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इस सेल की फॉर रैपिड ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं माइकोसाइट्स की वजह से ये जो एक माइकोबैक्टीरिया 1,000 कॉलोनीज की तरह छोटी छोटी कॉलोनीज बना लेता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस माइकोसाइट दिस बैक्टीरिया इज वाज कॉल्ड लाइक माइकोबैक्टीरिया। माइकोसाइट्स माइको एंड माइकोबैक्टीरिया माइको, तो ये कॉमनली अंडरस्टूडेबल है। एंड बट चलो ठीक है, वो बैक्टीरिया ये हमारा माइकोबैक्टीरिया है, डिवाइड हो गए, कई सारे हो गए, बट हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तो सर्टेन काम कर रहा है। तो फिर जब ये सवाल आता है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तो काम कर रहा है, उसको तो इनको किल करना चाहिए, तो वो क्यों नहीं किल कर पा रहे थे? तो बात ये आती है, फिर से हम इसी सेल वॉल पे आते हैं। इनकी सेल वॉल बनी होती है ग्लाइकोलिपिड से बनी होती है, और ये ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे होते हैं जो इसके प्रोटेक्शन के लिए, इस सेल को प्रोटेक्शन के लिए ही यूज करते हैं। मतलब इस सेल को किल नहीं होने देते, ये किल नहीं होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोलिपिड सेल वॉल, जिनसे इन माइकोबैक्टीरिया की फॉर्मेशन होती है। अब जो अगर हम आगे बात करें तो ये एक एरोबिक इन नेचर होते हैं, ये स्ट्रिक्ट एरोब होते हैं माइकोबैक्टीरिया। एरोब मतलब एरोब उनको बोलते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने फर्दर एक्टिवेशन के लिए, फर्दर एनर्जी के लिए, फर्दर अपने काम करने के लिए, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एज इन हम ही है, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने फर्दर काम करने के लिए। कभी आपने नोटिस करा होगा हम खेलते खेलते थक जाते हैं या फिर दौड़ते भागते थक जाते हैं, सो वी टेक अ रेस्ट ऑफ 2 मिनट्स एंड थोड़ी देर हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल फिर से वही आ जाता है एंड फिर से हम अपने वर्क को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो सेम इनके साथ ही होता है, इनको भी और जहां पे ऑक्सीजन मिल जाती है वहां सफिशिएंट ऑक्सीजन जहां पे मिली इनको वहां पे एक्टिवेट हो जाता है हमारी बॉडी में कहीं भी। तो अब क्या, अब हम देखें तो फिर क्या ये हर उस बॉडी पार्ट में एक्टिव हो जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन मिल जाएगी? इसका जवाब है हाँ,
ये हर उस जगह पे एक्टिव हो जाएंगे जहां पे इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी। और सब पर इसकी सबसे मोस्ट जो साइट होती है, सबसे ज्यादा जहां पे ये एक्टिव होंगे, वो है एपेक्स पार्ट ऑफ लंग्स। अब लंग्स में क्यों? अब हमारी बॉडी का सबसे जो ऑक्सीजन का रिजर्वायर कहाँ है? लंग्स में ही है। हम जितनी भी ऑक्सीजन लेंगे सारी लंग्स में ही आती हैं, लंग्स में स्टोर होती हैं, लंग्स से हमारे आगे फर्दर बॉडी में ट्रांसफर होती हैं। सो ये लंग्स में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। बाकी क्या ये बॉडी के हर उस जगह पे एक्टिव हो जाएंगे जहां पे ऑक्सीजन मिलेगी इनको? हाँ, हो जाते हैं। इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। अब जैसे किसी को रीनल ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है क्योंकि उनको रीनल में वो हो जाता है, किसी को पेनक्रियाटिक ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है क्योंकि उनको पेनक्रियाज में सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है, किसी को टेस्टिकल्स में ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है जिसको टेस्टिकुलर ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको टेस्टिकल्स में वो उनके प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती है। यहाँ तक कि हमारे ब्रेन जहां पे आम बैक्टीरिया का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे अगर ये माइक्रोबैक्टीरिया पहुंच गए तो वहां पे भी एक्टिव होके मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। मेनिंजेस वही होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, वही जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं अदर सेवरल किसी चोट से या फिर अदर जो भी पैथोजेंस हैं। ये अगर मेनिंजेस में भी पहुंच गई हमारे ब्रेन के तो वहां पे भी इंफ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। इतने खतरनाक ये माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं। अब सेकंड जो चीज आती है कि हम इसको आइसोलेट कैसे करते हैं। चलो पता चल गया कि ये है, हमारे पास सिम्टम्स भी है, हमारे उसमें है, तो इसको आइसोलेट करते हैं। तो आइसोलेट करने की जो इनकी एक टेक्निक होती है वो है एसिड जेल नेशन स्टेरिंग मेथड, जिसको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं। ये एसिड फास्ट स्टेनिंग पे ये माइक्रोबैक्टीरिया रेड कलर की स्टेन देते हैं, जिनकी वजह से इनको एसिड फास्ट बेसिलाई भी बोलते हैं। एसिड फास्ट बेसिलाई कौन कौन से होते हैं? एसिड फास्ट बेसिलाई वो होते हैं जो रेड कलर की स्टेन देंगे वाइट स्टेन विद जील निसन स्टेनिंग मेथड, और इनकी रेड कलर की स्टेन आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस माइकोलिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट ऑन देयर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल पे जो इनकी माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है उसकी वजह से इनमें रेड कलर की स्टेन शो करते हैं वाइल बी स्टेन विद जील निसन स्टेनिंग मेथड। तो ये एक फ्रेंड्स हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन करा। अब हम इसके माइक्रोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो बेसिकली एक रॉड शेप का माइक्रोबैक्टीरिया होता है जिसका साइज होता है 0.5 माइक्रोन। 0.5 माइक्रोन का एक बहुत स्मॉल माइक्रोबैक्टीरिया होता है। ये जो माइक्रोबैक्टीरिया की स्पीशीज है ये होती है। हमने इसका ट्रांसेक्शन पार्ट काट के देखा तो हमें पता चला कि जो ये आपको ब्लू कलर का पार्ट जितना भी ये दिख रहा है, ये जितना भी ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, यहां से लेके ये तक नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल बैक्टीरिया। इसके अंदर भी एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड होगा, राइबोसोम्स होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, जो अदर सेल ऑर्गेनेल जो भी आपकी गोल्गी अपरेटस वगैरह जितने भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब कुछ एज इन सेल बैक्टीरिया सेल की तरह ही होता है। बट जो चीज डिफर करती है, जो चीज यहाँ पे डिफरेंस लाती है वो है ये आउटर लेयर ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स की लेयर जो है ये इसको जो प्रोटेक्शन देती है, जिसकी जो माइक्रोफेजेस के अटैक को रेजिस्ट करती है, यही ग्लाइकोलिपिड्स लेयर इसको डिफरेंस करती है बैक्टीरिया सेल से। अब हम इसके ग्लाइकोलिपिड्स लेयर को के बारे में अगर देखें, हमने इसका एक ट्रांसेक्शन पार्ट काटा तो ट्रांसेक्शन पार्ट कुछ इस तरीके से आया। हमने इसको ऐसे घुमा के देखा तो इस तरीके से आया। अब इसमें देखें तो जो आपको ये रेड और ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है दिस इज मेड अप ऑफ अरेबिनोगैलेक्टोन माइकोलेट लेयर। अरेबिनोगैलेक्टोन माइकोलेट लेयर कौन सी लेयर होती है? ये वो लेयर होती है जो बनती है बाय द कंपोजिशन ऑफ माइकोलिक एसिड एंड गैलेक्टोन रिंग। इसमें माइकोलेट लेयर से आपको माइकोलिक एसिड हो गया और अरेबिनोगैलेक्टन, गैलेक्टन से गैलेक्टोन की रिंग आ गई इसके अंदर। सो इनका काम क्या होता है अरेबिनोगैलेक्टन माइकोलेट लेयर का? ये वही आउटर ग्लाइकोलिपिड्स लेयर हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं। जो इनकी ग्लाइकोलिपिड्स है उसको अगर आपको फर्दर डिफाइन करना हो तो आप उसको अरेबिनोगैलेक्टन माइकोलेट लेयर भी बोलते हैं। और ये माइकोलिक एसिड एंड गैलेक्टोन ये एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं की वजह से जो माइक्रोबैक्टीरियल सेल है वो किल नहीं होते हैं। एंड सेकंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट लाइक एज इन बैक्टीरियल सेल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से। पेप्टाइडोग्लाइकन आपने एक नॉर्मल बैक्टीरिया में हमने नाम और नैक के नाम से पढ़ा होगा। नाम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बट यहाँ पर जो इनका कंपोजिशन होता है डी ग्लूटामिक एसिड और एम डी फिनाइल एनफ्लिनिक एसिड, इनसे इनका कंपोजिशन होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स का। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स क्या करती है? जस्ट लाइक एज इन बैक्टीरिया में ये वही काम कर रही थी कि न्यूट्रिएंट्स को
प्रोवाइड कर रही थी सेल के अंदर। तो सेम ये इनका काम यही होता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, जो इसके माइक्रोसाइट्स को एक्टिवेट करके इनको फर्दर डिवीजन में या फर्दर ग्रोथ में इनको हेल्प करे। और वही अराबिनोगैलेक्टन माइकोलेट लेयर जो होती है वो इसको प्रोटेक्शन का काम दे रही थी। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल। अब हम 1 मिनट में अगले इसका पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो फ्रेंड सबसे पहले हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ा। ये वही पैथोजन है जो हमारे बॉडी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी कॉज करता है। इसके बारे में हमने जब आगे फर्दर करा तो फिर हमें पता चला कि इसको जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था इन 1882। और उन्होंने इसका नाम माइकोबैक्टीरिया क्यों रखा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस माइकोसाइट जो कि उसको फर्दर ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे थे। एंड सेकंड जो चीज दे थी कि उसके प्रोटेक्शन के लिए अब ग्रोथ हो रही है, पर उसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा था? तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इनके सेल वॉल जो होती है वो कंपोज होती है ग्लाइकोलिपिड्स की लेयर की वजह से। इनके ये जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से। सेकंड जो चीज और सेकंड चीज जो है कि एक एरोबिक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक किस्म के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरिया वो होते हैं, ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने फर्दर एक्टिवेशन के लिए। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में होती है, इसी वजह से इनका लंग्स ही सबसे ज्यादा लंग्स में सबसे ज्यादा मोस्टली एक्टिव पाए जाते हैं ये। जो सेकंड हमने बाकी इसके और भी पार्ट्स में एक्टिव पाए जाते हैं जैसे रीनल, टेस्टिकल, हेपेटोसेल या एक्सेट्रा हमने बताया। और थर्ड जो इसको आइसोलेशन करने की टेक्निक होती है कि ये एक एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं जो कि रेड कलर की स्टेन देते हैं वाइल वी स्टेन विद जीएल स्टेनिंग मेथड। और इस पे जो रेड कलर की स्टेन आती है वो आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड जो इसके सेल पे प्रेजेंट होते हैं। बट माइकोलिक एसिड को हम ज्यादा कंसीडर करते हैं क्योंकि माइकोलिक एसिड आउटर सेल पे वो होती है। सो ये हमने एक उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करा था। नेक्स्ट हमने जो इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखा, तो स्ट्रक्चर का हमने पढ़ा कि बेसिकली रॉड शेप की बेसिलाई होती है। इसका साइज 5 माइक्रोन होता है। 5 माइक्रोन का एक बेहद छोटा सा माइकोबैक्टीरिया होता है। हमने इसका ट्रांसेक्शन पार्ट कट करके देखा तो हमें पता चला कि इसके अंदर जितने भी चीजें हैं सेल ऑर्गेनेली सारी एक नॉर्मल बैक्टीरिया सेल की तरह ही होती हैं। बट एक जो एक्सटर्नल ग्लाइकोलिपिड लेयर होती है वो इसको डिफर करती है फ्रॉम द नॉर्मल बैक्टीरिया। इसके अंदर भी एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, एक राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड अदर जितने भी गोल्गी प्रोटीन्स, राइबोसोम्स वगैरह सब कुछ इसमें एज जो बैक्टीरिया सेल में होते हैं वो। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोलिपिड लेयर ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब हमने इसी की सेल वॉल के बारे में थोड़ा स्टडी करा तो हमने इसका ट्रांजेक्शन पार्ट कट करके देखा तो हमें पता चला कि ये कंपोज होते हैं अराबिनोगैलेक्टोन माइकोलेट लेयर से। अराबिनोगैलेक्टोन माइकोलेट लेयर क्या होती हैं? ये वही लेयर होती हैं जो कंपोज होती है माइकोलिक एसिड और गैलेक्टोन रिंग से। तो माइकोलिक एसिड और गैलेक्टोन रिंग ये दोनों क्या करते हैं? सेल की रिजिडिटी को प्रोव करते हैं। एंड वही जो इसके अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कंपोज होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इसमें किस किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है ग्लूटामिक एसिड और एम डाइफिनाइल एमिफिलेनिक एसिड। जब जो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो हमने ग्लूटामिक एसिड और एमिफिलिक एसिड पढ़ा था ये क्या करते हैं? ये उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और ये अराबिनोगैलेक्टोन माइकोलेट लेयर जो है ये उसके सेल की प्रोटेक्शन के लिए उसको सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल। एक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन करा माइकोबैक्टीरिया के बारे में जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रहा था। सो अब हम इसके अगले वीडियो में किस तरीके से इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, किस तरीके कौन कौन से इसमें ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स से कौन कौन से मैकेनिज्म है वो स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ प्लीज आप इसको देखें एंड अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें। सो थैंक्स यू। और आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।